हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आप लोग के बीच पुनः आज मैं क्लास 8 के लेवल आपके अध्याय 2 स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें जो भी आपको पढ़ना है वो चीज आपके सामने है। आप बुकों का अध्ययन करेंगे और बुकों को देख कर के अध्ययन करना होगा, क्योंकि कोई भी कंसेप्ट या किसी भी प्रकार की पढ़ाई आप करेंगे, जब बुक को आप छोड़ देंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। क्योंकि जो भी बुक है सभी कंसेप्ट पर आधारित होता है और हर बुक के अंदर में एक स्टेप होता है, जिस स्टेप को हम लोग पार करते हैं। जैसे आप छोटा क्लास में बुक पढ़िए, उससे बड़ा क्लास में पढ़िए, उससे बड़ा क्लास में पढ़िए, तो हर लेवल के जो बुकों की क्वालिटियां होती है वो आपको थोड़े थोड़े रेंज बढ़ा करके ही चलते हैं। जैसे आप नीचे क्लास के ऊपर जैसे जैसे बढ़ेंगे तो कुछ कुछ जानकारियां आपको एडवांस बढ़ते जाएगी, और जैसे उच्च कक्षाओं में चलेंगे तो एक सीमा आएगा जहां पर जाकर के आप रुक जाते हैं और उसके बाद उसी के बारे में विशेष रूप से सर्च करते हैं। तो मैं यही आपको बताऊंगा कि जो भी मैं क्लास लेता हूं या पढ़ाता हूं या क्लास के अंदर में या आपको भी वीडियो के माध्यम से मैं बता रहा हूं, उसमें मेरा यही खासियत है, यही क्वालिटी है कि मैं कोई भी काम करूंगा तो मेरा क्वालिटी यही होता है कि मैं अच्छे से काम करता हूं। केवल बुकों के अध्ययन में नहीं करता हूं, बुक के साथ में जो भी बच्चे का कंसेप्ट होता है उसको जानना जरूरी है। कोई भी क्वेश्चन हो, किसी प्रकार के भी क्वेश्चन हो, क्या कहता है, उसमें क्या जानना है, उसमें क्या सीखना है, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। तो ये जो हम आपको पास लिखे हुए हैं, क्लास 8 लिखे हैं बुक के ऊपर और अध्याय डाले हैं 2, ठीक है, अध्याय 2 डाले हैं। ऐसा नहीं है कि आप छोटे क्लास में है या बड़े क्लास में है तो आप इस चीज को अध्ययन नहीं करेंगे। आप 8 क्लास में हैं और 9th क्लास के बच्चे हैं या 7 क्लास के भी बच्चे हैं तो आप इसको अध्ययन करेंगे तो आपको इससे लाभ ही होगा। कोई इसमें आपको घाटा नहीं हो सकती है या किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। क्योंकि कहा गया है ज्ञान के बारे में कि ज्ञान जितने हम अध्ययन करते हैं और जितने हम ग्रहण करते हैं वही मेरे जीवन में एक समय अध्ययन हमारा एक लेवल बनाता है और उस लेवल के तहत हम काम करते हैं। तो मैं आपको चाहूंगा कि इस जो टॉपिक आपके बोर्ड पे ऊपर लिखा हुआ है, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा, उस पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। मैं एक एक चीज को इसमें तोड़ दूंगा और आपको क्लियर तौर के ही समझाऊंगा कि यह है क्या वास्तविकता, ये मैं क्या लिखा हूं या लिखा हूं तो किस लेवल से लिखा हूं। तो देखिए लिखा गया है पाठ में, आपको स्टार्टिंग करने से पहले एक चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है, एक चर वाले रैखिक समीकरण, इसमें आपको 2-3 बात समझना है। पहले तो एक चर के बारे में जानना है और इसके बाद में रैखिक समीकरण के बारे में जानना है। और रैखिक समीकरण में समीकरण एक अलग चीज है, यहां से फोल्ड करते हैं, इसको 2 भाग कर दिए मैंने, समीकरण में 2 भाग कर दिए, एक चर अलग हो गया, रैखिक अलग हो गया और समीकरण अलग हो गया। ये तीनों 3 बात आपको समझाता है। ऐसा नहीं है कि ये सारा चीज एक ही हो गया, है एक ही, लेकिन उसके अगल अलग लफ्ज को मैं तोड़ दिया हूं। इसको समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले मैं इसको बताया हूं समीकरण के बारे में कि समीकरण है क्या। समीकरण जब तक हम नहीं जानेंगे तो रैखिक समीकरण नहीं जानेंगे, और जब तक रैखिक समीकरण नहीं जानेंगे तो एक चर वाले रैखिक समीकरण नहीं जानेंगे। ये आपको मैं कंसेप्ट को बिल्कुल एकदम आसानी तरीका से हल कर रहा हूं, इस चीज को समझिए। तब आपकी बुक के क्वेश्चनों को मैं हल करूंगा, उस चीज को देखेंगे। समीकरण आपको स्टेप में बताया है, इक्वेशन होता है कि 2 बीजीय व्यंजकों का समानता का वह कथन जिसमें कोई एक से अधिक अज्ञात राशि सम्मिलित हो समीकरण कहलाता है। यहाँ पे अज्ञात राशि एक शब्द लिखा गया है, अज्ञात राशि। इस अज्ञात राशि को क्या कहते हैं भाई, और एक यहाँ पे बीजीय व्यंजक लिखा है, 2 बीजीय व्यंजक, यहाँ पे कंसेप्ट को समझिए। 2 बीजीय व्यंजक है, बीजीय व्यंजक किसको कहते हैं आप इसको भी समझिए, तब आपको ये समझ में आएगा कि है क्या। बीजीय व्यंजक जो होता है जोड़ घटाव गुणा भाग के साथ में, चर अचर के साथ में जो भी आपकी पद लिखी जाती है वह जो है बीजीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक में घटाव भी आता है, जोड़ भी आता है, गुणा भी आ जाएगा, भाग भी आ जाएगा। इस तरह से वो बीजीय व्यंजक हुआ चर और अचर में। अज्ञात की मतलब होता क्या है कि जो हमें मालूम नहीं है, एक तरह से अज्ञात शब्द का अर्थ यही हुआ कि ज्ञात नहीं है, ठीक है।
और सम्मिलित हो उसको हम समीकरण कहते हैं। ये समीकरण मतलब हुआ। समीकरण में एक चीज और होता है कि इक्वल का चिन्ह होना चाहिए, बराबर का चिन्ह उसमें होना चाहिए। समीकरण में बराबर का चिन्ह अनिवार्य है, तभी आपको समीकरण कहलाएगा। समीकरण में बराबर के बाद कोई भी अज्ञात राशि हो या ज्ञात राशि हो या शून्य हो, उसमें से कोई उससे मतलब नहीं है। उसमें बराबर का चिन्ह अनिवार्य है, जो आपको 7 क्लास के चीज में मिला होगा, 7 क्लास की बुकों में मिला होगा। लेकिन ये 8 क्लास के लेवल से मैं काम कर रहा हूँ। 8 क्लास के लेवल में आपको सीखना है। 9th क्लास के बच्चे भी इसको सीखेंगे, क्योंकि 9th क्लास में इस लेवल को पढ़ना है। तो वही बात यहाँ पे मैं बताया कि दो बीजीय व्यंजकों का समानता को वह कथन जिसमें कोई एक से अधिक अज्ञात राशि सम्मिलित हो, एक से अधिक अज्ञात राशि सम्मिलित हो, इस अज्ञात राशि को चर कहते हैं। यहाँ पे खोल दिए हैं कि अज्ञात राशि जो है उसको मैं चर बोलता हूं। तो यहाँ पे चर को भी डिफिनेशन कर दिए हैं कि वो अज्ञात राशि जो है, जो ज्ञात नहीं है, उसको हम चर बोलेंगे। जैसे आपको मैं समझाया हूं कि 2x + 3 = 5। देखिए इक्वल का चिन्ह इसमें आ गया। समीकरण में एक खास होता है कि उसमें बराबर का चिन्ह होना चाहिए। तो 2x + 3 = 5, इसमें देखिए मैं तोड़ दिया हूं। यहाँ पे लिखा हुआ अलग से कि चर जो है वो x है। यहाँ पे हमें पता नहीं है कि यहाँ पे कौन सी संख्या है या कौन सी राशि है, उसको मालूम हमें नहीं है। तो इसी को मैं अज्ञात राशि बोलता हूं। इसी को अज्ञात राशि कहेंगे, चर कहिए या इसको अज्ञात भी कह सकते हैं। अज्ञात के मतलब हो गया कि जो हमें ज्ञात नहीं है, हमें मालूम नहीं है। तो ये चीज हो गया चर। दूसरी चीज इसमें है 2 और 3 और 5। तो देखिए मैं इसको अक्षर लिखा हूं, ज्ञात राशि। ज्ञात राशि माने 2, 3, 5, ये आपके पास मालूम है, ये दिखता है कि कितना अंक है, कितना संख्या रूप में है या क्या है, वो ज्ञात है। लेकिन यहाँ पर हमें गोपनीय है, ये हमें पता नहीं चलता है कि यहाँ पर है तो क्या है। तो इस राशि को हम लोग चर बोलते हैं, या इस राशि को अज्ञात राशि भी बोलते हैं, जो लिख दिए हैं। और अचर राशि ज्ञात राशि को बोलते हैं, जो 3, 4, 5 या जो भी अंक है, वो जो भी गिनती की संख्या या शून्य भी उसमें दे सकते हैं, माइनस भी डाल सकते हैं। ज्ञात में जो अंक आपको निर्धारित है वो ना कम होगा ना वो ज्यादा होगा, ये जो है इसमें अभी यही रहेगा। ऐसे को हम लोग समीकरण बोलते हैं। और समीकरण के बाद पुनः मैं लिखा हूं कि एक चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन ऑन वेरिएबल, इसका मतलब क्या हुआ समझिए। एक चर वाले रैखिक समीकरण, तो अभी तो अपने समीकरण समझ गया, लेकिन एक चर वाले रैखिक समीकरण को समझिए। यहां पर लिखा गया है कि जिस समीकरण का चर का अधिकतम घात, देखिए यहां पे एक चीज बताया गया, अधिकतम घात 1, यही ध्यान देना है समीकरण में। यहाँ पे समीकरण तो समझ गए, जिस समीकरण में कोई भी समीकरण हो, उस समीकरण में चर का, चर माने अज्ञात का, ये समझिए चर यहाँ पे लिखे अज्ञात का, इसका मतलब कि चर का अधिकतम घात 1 होता है। अर्थात चर एक प्रकार के हो। चर एक प्रकार के मतलब क्या हुआ कि चर एक प्रकार के मतलब हो गया कि इस जगह के लिए, जिस लेवल में आप हैं उस लेवल के लिए एक चर होना चाहिए। कि तो x हो पूरा समीकरण में, या y हो पूरा समीकरण में, या z हो पूरा समीकरण में। वैसी राशि कोई जरूरी नहीं कि x, y, z ही होता है, a, b, c से भी दिया जाता है, m, p, q, r से भी दिया जाता है। तो अज्ञात राशि जब भी रहेगी तो किसी संख्या के गुणांक में रहेगी, या किसी संख्या में से घटेगी, या किसी संख्या को उसमें से घटाया जाता है, वह आपको चर कहलाता है। तो वही लिखा गया कि एक चर वाले रैखिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है कि जिस समीकरण में चर का अधिकतम घात 1 हो। तो देखिए इसमें चर आप ध्यान दीजिए, इसमें चर आपके पास x है, जो इसमें मैं बताया हूं, ये अलग लिखा हूं, ये अलग लिखा हूं। इसमें 3x है तो x यहाँ पे चर हो गया, ठीक है, ये चर हो गया। और इसके बाद में चर का अधिकतम घात 1 लिखे हैं, यहाँ पे 1 लिखे। इसका मतलब 1 क्या है, 1 यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है। यही आपको समझना है कि चर का अधिकतम घात 1 कैसे हुआ, कि चर का अधिकतम घात कुछ भी नहीं दिया गया है पावर, तो ये आपको समझना है कि 1 है। तो ऐसा जो रूप का बनता है वह एक चर वाले रैखिक समीकरण बनते हैं। एक चर यहाँ पे शो किए हैं। एक चर के मतलब ये हुआ है कि x हो
केवल पूरा समीकरण में x हो, या पूरा समीकरण में y हो, या पूरा समीकरण में z हो, कहीं भी हो, किसी रूप से हो, गुणा में हो, भाग में हो, जोड़ में हो, घटाव में हो, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें ये मतलब है कि एक चर होना चाहिए। तो यहाँ पे x एक चर है, इसका अधिकतम पावर 1 है, जो यहाँ पे लिखा गया है। तो ऐसे समीकरण को, ये जो समीकरण लिखा गया है, एक चर में एक चर वाले रैखिक समीकरण कहलाता है। इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, ये जो है एक चर वाला रैखिक समीकरण है। इस तरह से आपको बहुत सारा मिलेगा समीकरण, मैं बताऊंगा कि देखिए ये एक चर वाला समीकरण कैसे हुआ, मैं आपको उसको आगे बढ़ाऊंगा तो देखिएगा। अब आता है इसमें क्वेश्चन क्या आता है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल कीजिए। आपको देता है क्वेश्चन के अंदर में कि हल कीजिए। हल के मतलब हो गया कि उसमें x का या y का या z का मान को निर्धारित कीजिए, या निकालिए, या ज्ञात कीजिए, वह मान है तो क्या है। यही आपको मूल चीज समझना है इसमें। तो देखिए मैं लिखा हूं एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन ऑन वेरिएबल। ठीक है, लिखा गया है कि किसी दिए गए समीकरण में, समीकरण आपको अभी मैंने बताया समीकरण के बारे में, किसी दिए गए समीकरण में चर का, यही देखना, चर का वह मान, मूल यही चीज है, चर का वह मान जो उस समीकरण को संतुष्ट करता है। वह समीकरण को संतुष्ट करता के मतलब हो गया कि जो भी चर है वो चर के वैसा मान जो समीकरण को संतुष्ट करता है। मतलब इसका कहना है कि इसके अंदर में हम x के स्थान पर कौन ऐसा मान रखें जो दोनों ओर पद बराबर हो जाए, बायां पद और दायां पद बराबर हो जाए, वही समीकरण का हल कहलाता है। ठीक है, वही समीकरण का हल कहलाता है। क्या कहलाता है, जो चर के मान, वह चर के मान जो समीकरण को संतुष्ट करता है, मतलब जहां पर ज्ञात राशि है उस जगह उस मान को पुट करने के बाद, रखने के बाद दोनों पद बराबर हो जाए, वह रैखिक समीकरण का हल कहलाता है। यह चीज आपको 8 क्लास में प्रश्नावली के बारे में पढ़ना है। प्रश्नावली में इसी पर टॉपिक है, यही मूल टॉपिक है, इसी पर आपको मान निकालना है। ठीक है, अब इस चीज को थोड़ा सा मैं एक अलग तरीका से लिख रहा हूं, उसको भी आप समझने का प्रयास कीजिए कि वो क्या मैं लिख रहा हूं। ठीक है, यहां नीचे वाला जो पोजीशन है उसको मैं ऊपर की ओर थोड़ा सा लिख रहा हूं आपको, उस चीज को आप ध्यान देंगे तभी आप प्रश्नावली को हल कर पाएंगे। जब तक उस चीज को नहीं समझेंगे तो हल नहीं कर पाएंगे। इसी चीज को मैं लिख रहा हूं, अर्थात एक और तरीका इसको मैं दे रहा हूं, अर्थात चर का वह मान जो समीकरण का दायां पक्ष एवं बायां पक्ष, दायां पक्ष एवं बायां पक्ष में रखने पर दोनों पक्ष बराबर हो जाता है, समीकरण का हल कहलाता है। मैं ये जो लिखा गया है इसी का एक दूसरा परिभाषा दिए हैं। ठीक है, कि अर्थात चर का वह मान जो समीकरण का दायां पक्ष एवं बायां पक्ष में रखने पर दोनों पक्ष बराबर हो। एक मतलब क्या हुआ कि कभी कभी ऐसा भी होता है हम लोग के पास कि दायां पक्ष में भी x हो जाता है, बायां पक्ष में भी x हो जाता है, इसलिए वो दोनों में रखने पर, किधरों रखने पर दोनों पद बराबर हो जाए, वो हमारा समीकरण का हल कहलाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल इस पे दे रहा हूं,
इस चीज को समझिए कि हल किसको कहा जाएगा। आपके पास में एक देखिए x प्लस 5 बराबर 7 में लिखा हूं, तो आप अब दिमाग लगाइए कि x के स्थान पर कौन सा ऐसा मान रखूं कि दोनों को जोड़ने पर 7 हो जाए। तो आप सिंपल सा बात समझ गए कि 2 प्लस 5 बराबर 7, तो क्या हो जाएगा 7 बराबर 7। तो यहां आप क्या देख रहे हैं कि x का मान हमने 2 रखा तो हमारे दोनों पद बराबर हो गया, मतलब बराबर के बायां पक्ष और बराबर के दायां पक्ष, बायां पक्ष ये है दायां पक्ष ये है, तो दोनों पद बराबर हो गया। यहाँ दायां और बायां लिखे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। दायां आप समझते होंगे कि इधर वाला को कहते हैं, बायां इधर वाला को कहते हैं, तो दोनों के पद बराबर हो गया। तो यहाँ पे जो मान रखने के बाद बराबर हुआ वही मान हल कहलाता है। तो यहाँ पे हल में क्या लिखाएगा, हल क्या हुआ, x का हल क्या हो जाएगा, हल में आपका x का मान क्या हो जाएगा 2 होगा, तो यही आपका हल हो गया। समझ गए, x का मान 2 रखे तो यही x का वैल्यू 2 बता रहा है, 2 जो है यही आपको हल कहलाया। यही मान हम लोग को ज्ञात करना सीखना है 8 क्लास के प्रश्नावली, एक तरह से आप समझिएगा कि अध्याय 2 में, और इसी पर काम करना है, पूरा चैप्टर इसी पर हम लोग के काम करना है। तो ये इसलिए मैं सोचा कि आप लोग की पूरी कंसेप्ट को बता दूं और मैं आपको प्रश्नावली को हल करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग इस चीज को समझिए। और ऐसा नहीं है कि केवल 8 ही क्लास समझे, 7 क्लास भी समझ सकता है, 9th क्लास भी समझ सकता है, 10 क्लास भी समझ सकता है, या जिनको इसके बारे में नहीं नॉलेज है वो भी आप समझ सकते हैं। यदि आप ये बेसिक नॉलेज को नहीं जानेंगे तो केवल आप क्वेश्चन बना करके और मुट्ठी भर में रख सकते हैं, लेकिन आपको समझदारी नहीं होगी कि हल क्या होता है, या चर क्या होता है, अचर क्या होता है, व्यंजक क्या होता है, समीकरण क्या होता है, तब आप कोई भी कंसेप्ट नहीं क्लियर कर पाएंगे। इसलिए मेरी खासियत यही होती है कि जो भी मैं कंसेप्ट पढ़ाऊंगा आपको पूरी एकदम एक एक लाइन अध्ययन को तोड़ते हुए करूंगा। थोड़ा समय की किल्लत तो है मेरे पास, लेकिन आपके लिए जो भी पक्ष दूंगा, जो भी चीज बताया जाएगा वो आपको एकदम कंफर्म होगा। इस चीज को आप लोग अच्छे तरह से समझिए और इसको जितना हो सके आप लोग कोशिश कीजिए कि एक दूसरे को शेयर करें और बढ़ाएं और पूरी वीडियो को भी देखें। ऐसा नहीं कि आप समझ गए, आप अपने आत्मा से पूछिए कि क्या मैं ये समझा था या क्या मैं ये जानता था। नहीं, आप ईमानदारी से अगर काम करेंगे तो आपको ये जरूर समझ में आएगा कि मैं आपको कंसेप्ट क्या बताया हूं। आपको जो पढ़ना है उस सिलेबस को उठा करके आपको काम किया हूं, एक एक अंक को बारीकी से तोड़ा हूं। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि आगे मेरा प्रश्नावली को हल करें। दूसरी चीज, प्रश्नावली हल करने के लिए बहुत सारे तरीका होते हैं। अब आप लोग समझेंगे कि ये कैसे हल कर रहे हैं। तरीका बहुत सारे होते हैं। एक तरीका होता है कि दोनों पक्ष को समांतर करते हैं, बराबर कर देते हैं, दोनों पक्ष को पक्षांतर करके बनाते हैं। और एक होता है दोनों पक्ष में चर को हम लोग क्या करते हैं, रखते हैं और अचर को हटाते हैं। तो वो दो तरीका है, लेकिन सिंपल सी बात है, जिस कंसेप्ट में आपको अच्छा आनंद मिलता है वही कंसेप्ट को आप समझिए। तो मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कि आपको बताएं प्रश्नावली से क्वेश्चन, और उम्मीद है कि ये चैप्टर को खत्म कर दूंगा। इसके बाद इसी चैप्टर पर आधारित पुनः एक चैप्टर आएगा जिसको हम लोग समीकरण को बनाना है और बनाने के बाद हल करना है, उसको कहते हैं समीकरण का अनुप्रयोग। मतलब इसी समीकरण पर आधारित कुछ प्रयोग होता है, उसको हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आगे मैं प्रश्नावली की तरफ चलता हूं, उस प्रश्नावली पर नजर मारिए और उसको देखिए कि वो क्या कहता है और कैसे उस पर काम हम करते हैं। लेकिन रूल नियम आपको इस कंसेप्ट के तहत दे दिया हूं, इसको समझिए। यहां पर मैं लिख रहा हूं प्रश्नावली 2.1, अध्याय 2 है तो इसलिए 1 हुआ इसका। 2.1 आपका इस चैप्टर हुआ। इसमें आपको लिखा गया हेडिंग में एक ही नंबर है, यह है निम्नलिखित समीकरणों का हल ज्ञात
कीजिए। आप तो समझ गए होंगे क्योंकि मैं बताया था। देखिए आप कितना सुंदर कंसेप्ट आपको मैं दिया। समीकरण आ गया, समीकरणों इसलिए लिखा है कि बहुत सारा है। और देखिए आप पे दिया हल ज्ञात करें। आ गया पुनः मेरा बात कि हल ज्ञात करने के मतलब क्या हुआ और मैं उस चीज को कैसे समझा। तो ये इसके नंबर में 1 नंबर क्वेश्चन को मैं हल कर रहा हूं। ये क्या दिया है, 3x माइनस 3 इक्वल 15 आपको लिखा है। मतलब 3 कोष्ट में x माइनस 3 बराबर 15 दिया है। और देखिए यहाँ पे बनाने का बहुत सारा रास्ता है, बहुत तरीका से हम लोग हल कर सकते हैं, लेकिन आप कंसेप्ट को समझिए। सबसे सिंपल, दोनों साइड 3 है, दोनों साइड यहाँ पे 3 है, इसमें 15 है, तो 3 के पहाड़ा में 15 आएगा। हम बहुत इजी हल करूंगा, ट्रिक भाषा से समझिए। ये 5 बार में कट जाएगा। यहाँ पे गुणा है तो दोनों पक्ष को गुणा में रहने के बाद मान को मैं कटा सकता हूं। तो हमारे पास यहाँ क्या बचा, 5 बचा। अब यहाँ पे एक चीज समझिए, यहाँ बचा क्या, x माइनस 3 बराबर 5। अब देखिए ये भी अचर है और ये भी अचर है। इस अचर को उठाकर दाहिने साइड ले जाइए तो ये क्या होगा आपके पास में, x बराबर 5 और ये हो जाएगा दाहिने जब जाएगा तो चिन्ह माइनस में तो प्लस होगा। तो 5 और 3 कितना हुआ, 8 होगा। इसलिए x के बराबर मान 8 होगा। तो ये क्या साबित कर रहा है कि आप x के जगह पर अगर 8 भर देते हैं तो ये दोनों पक्ष बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों पक्ष बराबर हो जाएगा। मैं आपको इसके लिए जांच करता हूं, इसको जांच करके दिखाता हूं कि क्या होता है। 3x माइनस 3 बराबर 15। आपके पास क्या आया है, x का मान कितना आया, 8 आया। 8 रखिए यहाँ पे और यहाँ पे 15 रखिए। तो देखिए ध्यान से, 8 में से 3 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा और 15। इसलिए देखिए 15 बराबर 15 आपके पास उपलब्ध हो गया। तो क्या हुआ, हमारे पास में जो भी मान आया ये हमारे दोनों पक्षों को बराबर कर दिया। इसका मतलब है कि मेरा बनाया हुआ क्वेश्चन सत्य है। बिना आंसर देखे, बिना आंसर किए आप उसको आसानी से कह सकते हैं कि मेरा बनाया हुआ क्वेश्चन सत्य है। तो यही हल के मतलब होता है कि जो मान निकलेगा वो समीकरण को संतुष्ट करता है। तो यह आपको 1 नंबर में क्वेश्चन बना करके और जांच कर दिया हूं। इसी प्रोसेस पे जितने क्वेश्चन आपको समीकरण से आएगा सभी को आप जांच कर सकते हैं। अब मैं आपको इसमें दूसरा क्वेश्चन को हल कर रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन को समझिए। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है x बाई 2 माइनस 7 बराबर 15। अब इसमें ध्यान देना है कि ये जो है बटा में, भाग में है और ये भाग में नहीं है। तो पहले इसमें से भाग में है और ये घट रहा, कि पहले एक चढ़ के बना दीजिए एक स्थान पे। माइनस में 7 है, इसको दाहिने साइड ले चलिए। तो आप ये सिंपल सा समझते होंगे कि क्या होगा, दाहिने ले जाएंगे इधर तो ये चिन्ह बदल जाएगा, 15 प्लस 7 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, x बाई 2 बराबर 22 हो गया। तो अब आप समझिए कि 22 के बटा में 1 है। किसी भी संख्या को नहीं समझ में आता है तो बटा 1 डालिए। अब क्या करिए, इसको क्रॉस गुना हम लोग बोलते हैं, क्रॉस गुना बोलते हैं। तो क्रॉस गुना बोलेंगे तो 1 में x ले गुना करेंगे तो क्या होगा, x होगा, और 22 में 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 22 दूनी 44 होगा। एक स्टेप बढ़ाइए इसको समझने के लिए। यहाँ पे 1 गुना x करिए, इसलिए आपके पास x बराबर क्या होगा, 22 दूनी 44 होगा आंसर। अब देखिए इसको भी जांच करेंगे तो आपको आ जाएगा, इसमें मान भरिए, x के स्थान पे 44 डालिए तो 44 बटा 2 कितना होता है, 44 बटा 2 के वैल्यू कितना होगा, 22 होगा। अब 22 में से 7 घटाइएगा तो आपके पास कितना वैल्यू होगा, 15 होगा। इससे क्या मतलब निकला कि हमारा जो मान आया ही समीकरण को संतुष्ट कर दिया। इसलिए आपका ये क्वेश्चन जो है दूसरा नंबर बन गया। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरा नंबर भी हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, -2x बाई 7 प्लस 2 बराबर 8। पुनः जो वो है वही चीज ही है, अंतर कुछ नहीं है, केवल यहाँ +2 है और यहाँ पे -2 लगाया है, बशर्ते कुछ अंक में नहीं, सेम जैसा है वैसा ही है। इसमें भी पुनः वही काम करिए, 2 प्लस में दाहिने साइड इसको लीजिए, पहले दोनों रूप एक बराबर कीजिए, भाग जैसा कीजिए जैसे इधर है।
तो 8 माइनस 2 ले जाएंगे तो आप समझते होंगे कि क्या होगा, -2x बटा 7 बराबर 8 में से 2 घटेगा तो आप जानते होंगे कि 6 होगा। अभी मैंने यहां पे बताया था कि 22/1 लिख सकते हैं, तो यहां पे 6/1 लिख सकते हैं। अब यहां देखिए एक फास्ट कटाने का तरीका बता रहा हूं। ये दोनों पद बराबर हो गए, दोनों वाले भाग में है, तो ये 2 के पहाड़ा में 6 3 बार में कट जाएगा। 2 के पहाड़ा में 6 3 बार में कटेगा, तो यहाँ क्या बचा -x और यहाँ क्या है 7 है, तो क्रॉस गुना करेंगे 3 में 7 को, तो क्या होगा आप समझते होंगे। और -x में 1 से करेंगे तो -x और 7 3 का 21 होगा, लेकिन माइनस इसमें है, हमें x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x बराबर -21 होगा। ये आपका तीसरा का हल हो गया। तो आप ये -21 को यदि इसके अंदर में रखते हैं तो दोनों पक्ष का मान बराबर होगा, ठीक है। या आपको इस स्टेप को ध्यान दीजिएगा, या -x बराबर 21 है, ठीक है, इसलिए x बराबर कितना आएगा, -21 आएगा। ये आपका मान संतुष्ट करता है। हो सकता है कि आप लोग का लाइन नहीं दिख रहा, इस लाइन को थोड़ा सा मैं ऊपर की ओर लिख देता हूं, इसको आप समझिए। यहां लिख देता हूं यहाँ पे, या -x गुने 1 बराबर 3 गुने 7, इसलिए x बराबर 7 के 21, माइनस इसमें नहीं रहना चाहिए, -21 हो जाएगा। यह आपका तीसरा का आंसर हो गया, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन को हल कर रहा हूं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, 7 माइनस 3x बराबर 8, 18 है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या करता हूं, माइनस में 3 है और 18 जो है प्लस में है, तो माइनस में 3 है तो इसको उधर लेके चले जाइए, चाहे इधर छोड़ दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। पहले एक जैसा पद बनाइए, ये घट में है, घटाव में है, और ये सिंपल एक पद है, तो इसको एक रूप कीजिए पहले, तभी आप कोई काम कर सकते हैं। तो 7 को उठा के उधर लेकर चलिए, तो क्या हो जाएगा 18 माइनस 7, या आप समझ सकते हैं कि क्या होगा, 18 में से 7 घटेगा आपके पास 11 होगा। जब x को रोकेंगे आप, x को जब आप यहाँ पे रोकेंगे तो ये -3 डिवाइड करेगा इसको, तो इसलिए x बराबर क्या होगा, -11/3 हो गया। ये आपका चौथा का आंसर हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। अब मैं आगे की ओर काम कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। केवल आपको एक क्वेश्चन हम जांच किए हैं, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन को हल करना है, उसको देखते हुए काम करना है। अब देखिए ये 5 नंबर क्वेश्चन पे, 5 नंबर क्वेश्चन है 18 बराबर 40 माइनस 3x। पुनः ध्यान दीजिए, ये घट रहा, तो इसको आप उठा करके इधर लाइए, तो ये हो जाएगा 3x, 40 यहीं छोड़ दीजिए और 18 को उठा के उधर ले जाइए, तो ये माइनस हो जाएगा। अब आप ये समझिए कि कितना होगा, 3x और घटाइए इसमें से 10 8 2 हो जाएगा, 3 1 2 हो जाएगा, 22 हो गया। अब दोनों पद बराबर हो, अब यहां से x ले सकते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा 22/3। ये आपका हो गया 5 नंबर क्वेश्चन। ये मान अगर यहां पे भरते हैं तो 18 के बराबर ही होगा। अब आपको मैं 6 नंबर क्वेश्चन को ध्यान दे रहा हूं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, 25/6 माइनस 9y बराबर 11। पुनः आपको दोनों पद बराबर करना होगा, तो माइनस में 9x है, इसको उठाकर उधर ले जाइए दाहिने दिशा की तरफ, 25 माइनस 6, और इसको उठा के इधर लाइए, 11 हो जाएगा, 9y हो गया। अब क्या कीजिए, ये देख रहे हैं कि भिन्न में से घट रहा है, तो इसको पहले एक बराबर करना, जैसे इधर है इसे करना होगा, तो आप एलसीएम ले लिए, 6 हो जाएगा, 25 माइनस 11 छाक 66 हो जाएगा, और 9y हो गया। 25 में से 66 नहीं घटेगा, तो आप 66 में से घटाइए, 6 में से 5 घटेगा 1, ये हो गया, 6 में से 2 घटेगा, आपके पास कितना हो गया आप समझते होंगे, 6 में से 5 घटा 1 हो गया, 6 में से 2 घटेगा 4 बचेगा, तो ये 41 हो गया माइनस में, और बटा में 6 बराबर 9y। अब 9y के बटा में आप समझते हो कि 1 है, इसको आप क्रॉस गुना करा लीजिए जो उसके पीछे वाला में किया था, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे
करा लीजिएगा इसको गुना, तो क्या हो जाएगा, -41 में गुना करेंगे तो -41 1 में करेंगे तो, और 9 छक्का 54 हो जाएगा, 54 y हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको एक स्टेप और बढ़ाएंगे, अब रोकेंगे यहां लगा करके, या इसको देते हैं y बराबर, जब y को रोकेंगे तो 54 डिवाइड करेगा इसको, -41/54, ये आपका हो जाएगा आंसर, आपका ये हो गया 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया, -41/54 हो गया, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हुआ। अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलता हूं। 7 नंबर है 2.4 बराबर x/2.5 -1। अब इसको देखिए आप, इसको भी बराबर कीजिए, -1 हो रहा है, इसको उठा के इधर लाइए, एक जात के पास पहुंचाइए पहले, 1 बराबर x/2.5, दोनों दिशा में अंश बाई हर का मान जो है, दोनों पक्ष जो है बराबर पहले करना होता है। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि 2.4 में 1 जोड़ेंगे तो 3.4 हो जाएगा, x/2.5 हुआ। अब आप समझिए फिर पुनः वही चीज आ गया, बाई 1 हो गया, क्रॉस गुना कीजिए तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस गुना, इधर लिखिए चाहे उधर लिखिए कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तो x में 1 से गुना करेंगे तो x में जाएगा, और इसमें इससे गुना करेंगे तो 2.5 गुने 3.4 हो गया। अब आप इसको क्या कीजिए, मल्टी गुना कर दीजिए, तो गुना कीजिएगा तो 2.5 और 3.4 के गुना कीजिए, आप इसको समझिए 25 चौका 100 हो गया, अब 25 3 75 हो गया, तो 058 हो गया, दशमलव के बाद 2 अंक, एक अंक एक अंक 2 अंक, एक अंक एक 2 अंक, दशमलव लगेगा 8 पॉइंट, तो कितना होगा 8.5, 0 दीजिए, अच्छा 8.5 लिखिए, यह आपका आंसर हो गया 7 नंबर का। इस प्रकार से हम लोग समीकरण को हल करते हैं, ये सिंपल आपके रास्ता हो गए। अगर हम पक्षांतर को बराबर करने का तरीका बताएंगे तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए क्लिष्ट हो जाएगा, वो भी मैं बताऊंगा, पहले पूरी क्वेश्चन को हम समाप्त कर लें एक बार, तो आपको पुनः उस चीज को दिखाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे ध्यान दीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन है 3x + 10 बराबर 1 है। आप समझिए कि ये प्लस में है, अचर के साथ गुणा वाले, चर अचर के गुणा के साथ प्लस है, तो पहले दोनों पद बराबर कीजिए, उसमें प्लस और माइनस का पद हटा दीजिए, जैसे हटे तो हम क्या करते हैं 3x 10 को उठाकर दाहिने ले चलते हैं तो 1 - 10 होगा। अब यहाँ पे देखिए 3x बराबर -9 हो जाएगा, क्योंकि छोटा में से बड़ा नहीं घटेगा, बड़ा में से छोटा घटा के चिन्ह लगा देंगे बड़ा वाला, तो -9 हो गया। फास्ट घटाने का तरीका ये है, तीसरी का 9 हो गया, इसलिए x बराबर -3 हो गया। तो यहाँ पे आपका 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3 हो गया, -3, ठीक है। अब 9 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन 2x + 11/4 बराबर 13। ये क्या कहता है कि एक चर में एक भिन्न को जोड़ते हैं, उसमें 2 से गुना करते हैं तो 13 के बराबर है। तो पहले एक एक स्टेप को हटाएंगे, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं कि इस गुना को हटाते हैं यहाँ से, तो ये जो पद है आपको यहीं पे रोक देते हैं, और ये जब ये रोकेंगे, ये रुकेंगे, यहाँ गुणा है तो ये जो है 2 डिवाइड करेगा इसको, 13/2 हो जाएगा। अब इसको देखिए कि एक पद इसमें कौन है, ये प्लस में है, इसको उस साइड ले चलेंगे ताकि दोनों पद बराबर बने, तो x बराबर क्या हो जाएगा 13/2 - 11/4। इसको पुनः आगे की ओर ले जाइए तो क्या एलसीएम आपका 4 हो जाएगा, 2 से कट गया 2, 13 दूनी 26 - 11 हो गया। इसलिए आप क्या कीजिए, घटा दीजिए, 26 में से 11 घटाइएगा तो 5 हो जाएगा, और 2 में से 1 घटेगा तो 15 बाई क्या हो गया आपके पास 4 हो गया। ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया 9 नंबर। 11 में से, अब 26 में से 11 घटाइएगा 15/4 हो गया। इसको पूर्णांक में भी तोड़ सकते हैं, निश्चित भिन्न में भी तोड़ सकते हैं, उससे कोई अंतर
नहीं पड़ेगा। यह आपका क्वेश्चन नंबर 9 हुआ 8 क्लास के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे हम काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आपके पास क्या है। 10 नंबर क्वेश्चन लास्ट होगा, x/3 प्लस ब्रैकेट में -14/3 बराबर 3/7 है। अब इस चीज को आप ध्यान दीजिए, फिर पुनः यहाँ पे देखिए प्लस में है, ये अचर का अंक है, ठीक है। तो अचर अंक उठा के उस साइड ले चलिए तो आपको समझ में आएगा। लेकिन एक स्टेप मैं कहता हूं कि आप ब्रैकेट को हटा दीजिए पहले, तब ले चलिए। तो यहाँ पे गुना का चिन्ह है, प्लस और माइनस का गुना माइनस होता है, 14/3 हो जाएगा और 3/7 हो गया। अब क्या कीजिए, x/3 यानी छोड़ दीजिए, ये 14/3 को दाहिने ले चलिए तो 3/7 प्लस 14/3 हो गया। अब यहाँ पे क्या कीजिए कि ये x/3 छोड़ दीजिए, अब इसका एलसीएम आप निकाल लीजिए पहले। तो 7 और 3 का एलसीएम 21 हो जाएगा, 7 3 का 21 होगा, 3 3 का 9 हो गया, प्लस 3 7 21, 14 7 98 हो गया। अब देखिए यहाँ पे देखिए दोनों ऊपर नीचे भाग में आ गए, ऊपर नीचे भाग। यहाँ फास्ट कटाने का तरीका है, 7 3 का 21 हो जाएगा, इसलिए x बराबर क्या बचा, जोड़ दीजिए 9 8 17 के साथ हाथ में लगाइए, 9 1 10, 107 आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। तो ये आपकी प्रश्नावली 2.1 है। 2.1 प्रश्नावली आपको समाप्त हो गई और पुनः इस चीज को मैं एक दूसरे तरीका से हल कर रहा हूं। ये तो प्रोसेस है ही, लेकिन एक और तरीका से इसको मैं हल कर रहा हूं। उस चीज को देखिए और कैसे उस चीज को हल कर रहा हूं, जो शुरुआत 1 नंबर से मैं काम कर रहा हूं, कि दूसरी विधि से हल कर रहा हूं, ठीक है। पक्षांतर कहते हैं उसको, पक्ष को बराबर करके, अंतर करके या जोड़कर या घटाकर या किसी प्रकार से उसको हटाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। फास्ट बनाना आसान है लेकिन समझना मुश्किल हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को मैं दूसरा विधि से हल कर रहा हूं, ठीक है। समझिए 1 नंबर ही क्वेश्चन आपके पास मैं लिख रहा हूं, इसको देखिए कि मैं कर रहा हूं, इसमें क्या मैं ऐसा कर रहा हूं कि जिससे आपका आंसर आएगा और बनावट कैसी होगी, ठीक है। हम पहले क्या करेंगे, इस 3 को हटाएंगे यहां से, ठीक है। हम पहले इस 3 को हटाएंगे, यही आपको दिमाग लगाना है। इस 3 को हटाइए या इस 15 को हटाइए, कैसे हटेगा यही आपको इस जगह समझना है। तो 3 को हटाएंगे तभी जब इसमें 3 से पूरा में डिवाइड करेंगे। तो जब 3 से यहां डिवाइड करेंगे तो 3 से इधर भी डिवाइड करना होगा, ताकि मान में कोई अंतर ना आवे। पढ़े हैं नियम कि दोनों पक्ष में समान अंक से डिवाइड करना, समान अंक जोड़ना, समान अंक से गुना करना, समान अंक घटाना, कोई मान में अंतर नहीं पड़ता है। यही यहाँ पे रूप को समझना है। तो मैं क्या किया, 3x - 3/3 कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो यहां भी डिवाइड करेंगे ताकि दोनों पक्ष बराबर रहे। तो देखिए 3 से 3 डिवाइड करूंगा तो 1 बार में हो गया, और 3 से 5 डिवाइड किए, 15 को डिवाइड किए तो 5 बार में हो गया। अब यहाँ क्या बचा, तो 1 में पूरा से गुना करेंगे तो x - 3 ही होगा बराबर 5। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अब हम इस 3 को हटाना चाहेंगे ताकि हमको x का मान चाहिए। इस 3 को हटाने के लिए आपके पास क्या विकल्प है, -3 है, और उसको हटाना चाहेंगे तो आप सिंपल सा बात है कि वही अंक को चिन्ह विपरीत करना पड़ेगा, तभी वो हटेगा, क्योंकि शून्य लाएंगे तभी हटेगा। तो x - 3 और +3 और 5 + 3, क्योंकि जो भी काम करेंगे दोनों पद में करना होगा, एक पद में नहीं करेंगे, तभी मान को संतुष्ट करेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -3 और 3 ये आपका शून्य हो गया, इसलिए x बराबर क्या हो गया, 5 + 3 बराबर 8। ये हमारा, ये दूसरी तरीका से आपको 8 क्लास के बुक को समझाया और दूसरे प्रकार से 8 क्लास के लिए हल करने का प्रयास किया। ये तरीका आप देखिए तो ये थोड़ा सा टेस्ट हो जाता है, क्योंकि ये आपको समझ से परे हो जाएगा। डिवाइड किए हैं फिर इसको जोड़े हैं, तो ये सब थोड़ा सा लेंदी टाइप के क्वेश्चन बनने लगता है। ऐसा नहीं है कि ये प्रोसेस नहीं है, इससे भी हल किया जा सकता है, कोई भी क्वेश्चन हो। तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस पे चलते हैं, तो
तो आप समझिए कि मैं पहला विधि जो बनाया वो कैसा हुआ और ये दूसरा विधि जो बनाया वो कैसा हुआ। इस दोनों विधियों में आप लोग ये बताने का कोशिश करेंगे कमेंट के माध्यम से कि कौन सा हमें अच्छा लगा। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा आप लोगों को इस कमेंट के लिए कि आप लोग इस पे जवाब दीजिए कि कौन सा अच्छा रहा। ठीक है, अब मैं काम करता हूं कि एक और इसके टाइप के क्वेश्चन को दूसरे विधि से हल करता हूं, जैसे ये किया हूं। ठीक है, अब इसको तो आप समझ गए कि ये दूसरा विधि में कैसे हल किया हूं। थोड़ा सा आपके लिए क्लिष्ट है, लेकिन आपको मैं बता दिया कि ऐसा आप मत समझिएगा कि ऐसा रूल नहीं है, रूल बहुत है। आप एक एक चीज को बारीकी से समझिए तो भी आपके लिए हक के लिए फायदा होगा। और कोई भी क्लास हो, ऐसा नहीं है कि आप अनजान हैं, आप कोई भी क्लास को आप अध्ययन कीजिए और अपने बुकों को सामने रखिए और उस पर काम कीजिए और तो पुनः अपने आंसर को मिलाने का काम करिएगा कि मेरा बनाया हुआ सही है कि मेरा आंसर सही है। तो आपको ये पता चलेगा कि जो मैं बनाया वो कॉन्सेप्ट के साथ बनाया, इसलिए आपको आनंद मिलेगा। तो मैं इसका एक और दूसरा क्वेश्चन को उदाहरण पर ले चलता हूं कि दूसरा क्वेश्चन को भी मैं दिखा दूं आपको कि पुनः उसको भी समझिएगा, ताकि ऐसा नहीं समझिएगा कि एक ही क्वेश्चन पे ये काम होगा। सारे क्वेश्चन पे जितनी क्वेश्चन देंगे उस सब पे ये रूल लगा सकते हैं, केवल आपके दिमाग के ऊपर खेल है। ठीक है, x/2 - 7 = 15। तो सबसे पहले अब यह ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले दो विकल्प है। दो विकल्प यह है कि सबसे पहले इस माइनस वाला को घटाएंगे, हटाना चाहेंगे इस -7 को। तो अभी मैंने बताया कि -7 तभी हटेगा जब उसमें +7 को ऐड करेंगे। तो +7 ऐड करेंगे तो दोनों साइड ऐड करेंगे। x/2 - 7 + 7 = 15 + 7। दोनों साइड साथ साथ को जोड़ूंगा ताकि मान में हमारा कोई फर्क ना पड़े, ये रूल है, नहीं तो आपके मान में फर्क पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा आप समझते होंगे, इसका मतलब 0 हो गया और ये हो गया 22। ठीक है, तो 0 जोड़ना 0 घटाना कोई मान में अंतर नहीं पड़ता है, इसलिए क्या हुआ मान आपका x/2 = 22। अब यहां समझिए, अब इस जगह हम आ गए, पुनः फिर इस 2 को हटाना चाहेंगे। ये 2 कैसे हटेगा, ये 2 तभी हटेगा जब दोनों पक्ष में हम गुणा करेंगे 2 से। इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 2 ऊपर नीचे कट जाएगा तो हर जाएगा, x का मान बचेगा। तो 2 यहां गुणा करेंगे तो 2 इधर भी करेंगे, जो भी काम करेंगे दोनों पक्ष में करना होगा। तो यहां कर देते हैं 2 × x/2 = 22 × 2। तो आप देखिए सिंपल से 2 से 2 आउट हो गया, ये हो गया x = 22 दूनी 44। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर दूसरा। मैं बनाया, विधि चेंज कर दिया हूं। अब आपको ये समझना है कि आप कौन से विधि को अच्छा समझते हैं और कौन सा विधि को कठिन समझते हैं। दोनों एक ही चीज है, दोनों को समझने का बुद्धि उसमें एक ही है, केवल आपके लिए ये अलग दिखता है। लेकिन जो बच्चा या जो भी शिक्षक अगर इस चीज को समझे तो दोनों में कोई फर्क नहीं है, केवल थोड़ा सा आपके दिमाग को घुमाया गया है तो आपको समझ में आएगा कि ये तो अलग है, वे अलग है, लेकिन प्रोसेस दोनों का एक है, केवल समझने के लिए आपको है। ठीक है, मैं चाहूंगा कि नेक्स्ट जो आपके इसकी क्लास के बाद जो वीडियो होगी वो नेक्स्ट क्लास में आपको डालेंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें आपको समीकरण बनाना है और पुनः हल करना है। समीकरण बनाने को उसको चाहेंगे कि आपको एक दिन में हल हो जाए। ठीक है, तो ये आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो या ये क्लास आपको अच्छा लगा तो आप लोग इसको लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, शेयर भी कर दीजिए और ताकि दूसरे बच्चों को भी फायदा मिले। और ये कंसेप्ट ये मैथमेटिक्स के लिए नहीं रहेगा, ये आपको मैं साइंस के लिए भी दूंगा। थोड़ी समय के इंतजार करना होगा क्योंकि समय बहुत कम मिलता है। हम काम करते हैं लेकिन समय बहुत कम मिलता है हमको। रात रात को आप लोग को वीडियो शूट करके आप लोग को डाला जाता है क्वेश्चन को। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको देखिए और समझिए। कोई भी क्लास हो, ज्ञान छोटा हो या बड़ा, यदि आप नहीं जानते उस चीज को अमल कीजिए और सीखिए। ठीक है, इसी के साथ जय।